हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीएचडी जॉब्स एंड एडमिशन। दिस इज़ गौरी। सो इस वीडियो में मैं आप सभी को तेजपुर यूनिवर्सिटी यहाँ पे जो TUEE एग्ज़ाम होने वाली है फॉर पीएचडी एडमिशन, उसमें जो रिसर्च मेथोडोलॉजी का सिलेबस है वो सिखा रही हूँ। एंड इन टुडेज सेशन मैं आप सभी को नल एंड ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस इन रिसर्च सिखाऊंगी बाय यूजिंग MCQs। सो नल एंड ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, ये दोनों भी हाइपोथेसिस टाइप्स बहुत ही कॉमन हाइपोथेसिस के टाइप्स है रिसर्च में, एंड इसके ऊपर आपको हमेशा एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एंड दैट्स वाई इस वीडियो में मैंने वो सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए हैं ताकि आप सभी के जो कॉन्सेप्ट्स है वो क्लियर हो जाएंगे आफ्टर व्यूइंग दिस सेशन। बट स्टिल अगर आपको कोई भी डाउट्स है आप मुझे सेशन को देखने के बाद कमेंट में पूछ सकते हो, आई विल आंसर। सो स्टूडेंट्स, बिफोर स्टार्टिंग दिस सेशन मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ कि ग्लोबल ऑनलाइन टीम आप सभी को रिसर्च मेथोडोलॉजी सब्जेक्ट के ऊपर कंप्लीट कोर्स प्रोवाइड करती है, जिस कोर्स की मदद से आप TUEE एंट्रेंस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हो। सो इस कोर्स में हम सभी आपको फुल सिलेबस वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड करते हैं, जिसमें थियरीज एंड MCQs दोनों भी है। हम आपको फुल सिलेबस नोट्स एंड मॉक टेस्ट्स प्रोवाइड करते हैं। हम आपको 1500 से भी ज़्यादा MCQs रिवीजन PDF प्रोवाइड करते हैं। एंड ये जो सारा स्टडी मटेरियल है ये हम आपको हिंदी एंड इंग्लिश, ये दोनों ही लैंग्वेजेस में प्रोवाइड करते हैं। सो स्टूडेंट्स, ऐसे हमारे पास 10 mock tests अवेलेबल है एंड ईच मॉक टेस्ट कंटेंस 40 MCQs, एंड दैट्स वे ओवरऑल आपके इसमें 400 MCQs कवर हो जाते हैं। हम आपको इसमें और जितने भी रिवीजन टॉपिक्स प्रोवाइड करते हैं इन PDF, सो बिकॉज ऑफ दैट आप सिंगल PDF की मदद से सारे टॉपिक्स एक ही PDF में रिवाइज कर सकते हो। एंड दैट्स वाई आपको गारंटीड 80% MCQs इसी PDF से मिलते हैं आउट ऑफ 100% MCQs इन रिसर्च मेथोडोलॉजी सेक्शन ऑफ TUEE एंट्रेंस एग्जाम। सो स्टूडेंट्स, अगर आप कोर्स को परचेस करना चाहते हो देन ईदर आप ग्लोबल ऑनलाइन ऐप डाउनलोड कीजिए फ्रॉम द प्ले स्टोर, जिसके लिए मैंने लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी के साथ शेयर की है, या फिर आप इनमें से किसी भी नंबर्स पर जाकर व्हाट्सएप थ्रू मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। एंड देखो, कोर्स की फ़ीस भी बहुत कम है, विच इज़ ओनली 699 रुपीज़। एंड इन कम फीस में ग्लोबल ऑनलाइन टीम आप सभी को स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस प्रोवाइड करती है ताकि आप तेजपुर यूनिवर्सिटी में PhD के लिए एडमिशन ले सको। एंड एज वेल ग्लोबल ऑनलाइन टीम आप सभी को 100% पासिंग गारंटी भी प्रोवाइड करती है कि गारंटीड आप TUEE एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सको। ओके, so students, now let us start with our today's session. Now the question 1 is, a hypothesis that states zero difference or no difference between the parameter and its assumed value is known as. So इनमें से कौन सा हाइपोथेसिस ऐसा है जो हमें बताता है या फिर प्रेडिक्ट करता है कि पैरामीटर एंड उसके अज्यूम्ड वैल्यू के बीच में कोई भी डिफरेंस नहीं है या फिर उनके बीच में ज़ीरो डिफरेंस है। सो वेदर इट इज़ सिंपल हाइपोथेसिस, वेदर इट इज़ डिरेक्शनल हाइपोथेसिस, वेदर इट इज़ नॉन डिरेक्शनल हाइपोथेसिस, वेदर इट इज़ नल हाइपोथेसिस। सो स्टूडेंट्स, पैरामीटर का मतलब होता है कि वेरिएबल की वैल्यू। सो जो वेरिएबल की वैल्यू हम लोग असल में ऑब्जर्व करते हैं एंड जो वैल्यू हमारी अज्यूम्ड वैल्यू होती है, सो उनके बीच में अगर कोई भी डिफरेंस नहीं है या फिर उनके बीच में अगर ज़ीरो डिफरेंस है, अगर ऐसा कोई भी हाइपोथेसिस हमें स्टेट करता है देन उसे क्या कहा जाता है। सो सिंपल हाइपोथेसिस ये एक हाइपोथेसिस का टाइप है, बट ये हमें बताता है कि देयर इज़ डिफरेंस बिटवीन द पैरामीटर एंड इट्स अज्यूम्ड वैल्यू, यानी कि ये हमें बताता है कि देयर इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन द डिपेंडेंट एंड इनडिपेंडेंट वेरिएबल्स। ओके, सो इसका दूसरा मतलब यही है कि पैरामीटर एंड उसके अज्यूम्ड वैल्यू के बीच में डिफरेंस है। सो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। डायरेक्शनल एंड नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस ये दोनों भी ऑल्टरनेटिव और रिसर्च हाइपोथेसिस के टाइप से। सो डायरेक्शनल हाइपोथेसिस हमें यही बताता है कि देयर इज़ अ रिलेशनशिप बिटवीन डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, बट उसके अलावा ये हमें डायरेक्शन भी बताता है कि किस डायरेक्शन के साथ आपके रिजल्ट्स जाएंगे, यानी कि वेदर राइट टेल्ड या फिर लेफ्ट टेल्ड या फिर पॉजिटिव और निगेटिव रिजल्ट्स। एंड वैसे ही नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस भी हमें यही बताता है कि देयर इज़ रिलेशनशिप बिटवीन द डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, बट ये हमें किसी भी तरीके का डायरेक्शन नहीं बताता है। एंड दैट्स वाई ये दोनों भी ऑप्शंस एलिमिनेट हो जाते हैं। सो योर बचा हुआ ऑप्शन है
null hypothesis which is the correct answer, because null hypothesis is the only hypothesis जो हमें बताता है कि there is zero difference or no difference between the पैरामीटर एंड इट्स अज्यूम्ड वैल्यू. एंड हम लोग रिसर्च में सिर्फ नल हाइपोथेसिस को ही टेस्ट करते हैं. ओके, नेक्स्ट, व्हेन अ रिसर्चर रिजेक्ट्स अ ट्रू नल हाइपोथेसिस इन हिज और हर स्टडी एंड एक्सेप्ट्स द अल्टरनेट हाइपोथेसिस, व्हाट टाइप ऑफ एरर इज लाइकली. अगर कोई भी रिसर्चर सही नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करता है एंड अल्टरनेट हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करता है, देन किस प्रकार की एरर वहाँ पे आ सकती है. सो वेदर इट इज़ टाइप 1 एरर, वेदर इट इज़ टाइप 2 एरर, वेदर इट इज़ बोथ टाइप 1 एंड टाइप 2 एरर, या फिर दोनों भी नहीं, टाइप 1 नॉर टाइप 2 एरर. सो स्टूडेंट्स, नल हाइपोथेसिस को जब भी हम लोग टेस्ट करते हैं देन उसमें दो प्रकार के एरर्स आ सकते हैं, जिसमें से पहला एरर है टाइप 1 एरर एंड दूसरा है टाइप 2 एरर. सो टाइप 1 एरर आता है जब नल हाइपोथेसिस ये सही होता है. ओके, द वैल्यू ऑफ नल हाइपोथेसिस इज ट्रू बट स्टिल हम अगर उसको रिजेक्ट करते हैं तब. एंड टाइप 2 एरर आता है जब नल हाइपोथेसिस ये फॉल्स होता है और उसकी वैल्यूज़ ये झूठी होती है बट स्टिल अगर आप उसको एक्सेप्ट करते हो. सो इस एग्जाम्पल में आपको यही पूछा है कि अगर नल हाइपोथेसिस सही है बट स्टिल अगर आप उसको रिजेक्ट कर रहे हो एंड आप ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर रहे हो, देन ऑब्वियसली वहाँ पे टाइप 1 एरर आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है और वहाँ पे टाइप 1 एरर ही आएगा. सो दोनों ही प्रकार के एरर्स कभी भी रिसर्च में साइमल्टेनियसली नहीं आते, यानी कि टाइप 1 एंड टाइप 2 एरर. एंड टाइप 1 एरर नॉर टाइप 2 एरर ऐसा भी कभी होता नहीं है, इधर कौन सा भी एरर आता है रिसर्च में. ओके, नेक्स्ट, द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एक्सेप्टिंग द नल हाइपोथेसिस व्हेन द अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस इज एक्सेप्टेबल इज कॉल्ड. सो अगर अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस अगर एक्सेप्टेबल है एंड अगर नल हाइपोथेसिस फिर भी अगर आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो एंड उसकी जो प्रोबेबिलिटी होती है उसे क्या कहा जाता है. सो वेदर इट इज़ कॉल्ड एज रिजेक्शन रेंज, वेदर डिमार्केशन और नॉर्मेटिव इंसिडेंस और पावर. सो बेसिकली स्टूडेंट्स, अगर हाइपोथेसिस में अगर अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस की जो वैल्यू है ओके, अगर वो एक्सेप्टेबल है, यानी कि इसका मतलब ये है कि यहाँ पे अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस सही है. सो इसका मतलब ये है कि नल हाइपोथेसिस ऑब्वियसली फॉल्स होगा एंड दैट्स वाई आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो. एंड उसे एक्सेप्ट ना करने की जो प्रोबेबिलिटी होती है और चांसेस होते हैं उसे क्या कहा जाता है. सो बेसिकली स्टूडेंट्स, इसे पावर कहा जाता है. ओके, इट इज़ कॉल्ड एज पावर. सो इन सिंपल वर्ड्स, पावर का मतलब ये है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ अवॉइडिंग टाइप 2 एरर. ओके, बिकॉज जैसे मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था कि टाइप 2 एरर आती है जब नल हाइपोथेसिस की वैल्यू फॉल्स होती है एंड आप उसे फिर भी एक्सेप्ट करते हो. बट यहाँ पे नल हाइपोथेसिस की वैल्यू फॉल्स है एंड आप उसे एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, यानी कि यहाँ पे आप टाइप 2 एरर अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हो. सो उस कोशिश की जो प्रोबेबिलिटी होती है उसे पावर कहा जाता है. इन द सिंपल वर्ड्स, रिजेक्शन रेंज ये एक रेंज है जिसमें जितने भी सारे डेटा सेट्स के वैल्यूज़ होते हैं उन वैल्यूज़ पे अगर आप नल हाइपोथेसिस को फॉर्म्यूलेट करते हो देन इन दैट केस नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाता है एंड दैट्स वाई इसे रिजेक्शन रेंज कहा जाता है. डिमार्केशन का मतलब होता है कि आप एक बाउंड्रीज असाइन करते हो और लिमिटेशंस असाइन करते हो. एंड नॉर्मेटिव इंसिडेंस इज द इंसिडेंस विच इज़ रिलेवेंट टू द नॉर्मेटिव डेटा. सो नॉर्मेटिव डेटा इसे रेफरेंस डेटा भी कहा जाता है, जो कि आप रेफरेंस पॉपुलेशन से लेते हो. सो रेफरेंस डेटा ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होता है बिकॉज ये हमारे लिए कंट्रोल की तरह काम करता है. जब भी आप रिसर्च करते हो, जो आपका एक्सपेरिमेंटल डेटा होता है उसके रिजल्ट्स आप रेफरेंस डेटा के रिजल्ट्स के साथ कंपेयर करते हो एंड बिकॉज ऑफ दैट आपको समझ में आता है कि एग्जैक्टली रिजल्ट्स में आपको क्या लिखना है.
That's why this is very important. So your correct answer for this question is 4, that is power. Hypothesis that is alternative to null hypothesis is represented as. So इनमें से कौन सा hypothesis ऐसा है जो कि एक alternative hypothesis है और जो कि एक null hypothesis का alternative part है. So whether it is H0, whether it is H1, whether it is H alt, whether it is H not equal to 0. सो स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने शुरुआत में ही बताया था कि रिसर्च मेथोडोलॉजी में दो प्रकार के कॉमन हाइपोथेसिस के टाइप्स होते हैं. उनमें से पहला है नल हाइपोथेसिस एंड दूसरा है ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, जिसे रिसर्च हाइपोथेसिस भी कहा जाता है. एंड दैट्स वाई नल हाइपोथेसिस का जो ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है उसे ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस कहा जाता है. ओके, सो नल हाइपोथेसिस स्टेट्स अस दैट देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द पैरामीटर एंड इट्स अज्यूम्ड वैल्यू, बट ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हमें बताता है कि देयर इज डिफरेंस बिटवीन द पैरामीटर एंड इट्स अज्यूम्ड वैल्यू. सो अगर आपको नल हाइपोथेसिस को एक सिंबल की तरह रिप्रेजेंट करना है देन उसके लिए आप H0 इस सिंबल का इस्तेमाल करोगे. एंड अगर आपको ऑल्टरनेटिव या फिर रिसर्च हाइपोथेसिस को रिप्रेजेंट करना है देन उसके लिए आप H1 या फिर HA का इस्तेमाल करोगे, बिकॉज H1 इज अपोजिट साइन फॉर H0 एंड HA का मतलब होता है कि A डिनोट्स फॉर ऑल्टरनेटिव. Okay, that's why your correct answer should be 2 over here, because H1 is represented as alternative to null hypothesis. Using an appropriate parametric test in a research project, the researcher finds evidence to reject the null hypothesis. In doing so, which type of error is likely? So, अगर आप research project में parametric test की मदद लेकर hypothesis को बेसिकली नल हाइपोथेसिस को टेस्ट कर रहे हो, देन इन दैट सिचुएशन रिसर्चर को ये फाइंड आउट हुआ कि उसे नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करना है. ओके, फोकस ऑन दिस. सो नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट जब भी वो करता है देन इन डूइंग सो किस प्रकार की टाइप ऑफ एरर वहाँ पे आ सकती है, वेदर अल्फा एरर या फिर बीटा एरर या फिर बोथ अल्फा एंड बीटा एरर्स या फिर नीदर अल्फा नॉट बीटा एरर. सो स्टूडेंट्स, अभी तक हमने देखा कि दो प्रकार के एरर्स होते हैं. उनमें से पहला है टाइप 1 एरर एंड दूसरा है टाइप 2 एरर. सो यहाँ पे देखो अल्फा एरर एंड बीटा एरर है. सो लेट अस सी व्हाट इज दैट. सो स्टूडेंट्स, टाइप 1 एरर आने की जितनी प्रोबेबिलिटीज होती है उसे अल्फा कहा जाता है एंड टाइप 2 एरर आने की जितनी प्रोबेबिलिटी होती है उसे बीटा कहा जाता है. एंड दैट्स व्हाई अल्फा एरर इज रिलेवेंट टू टाइप 1 एरर एंड बीटा एरर इज रिलेवेंट टू टाइप 2 एरर. सो यहाँ पे जैसे ही आप नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर रहे हो, सो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे टाइप 1 एरर आने के ज़्यादा चांसेस है, बिकॉज टाइप 1 एरर में आप हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करते हो, ना कि आप उसको एक्सेप्ट करते हो. बट टाइप 2 एरर में आप हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करते हो. ओके, दैट्स वाई यहाँ पे टाइप 2 एरर की बात आती ही नहीं है. सो जैसे टाइप 1 एरर इज रिलेवेंट टू अल्फा एरर, सो योर करेक्ट आंसर शुड बी 1, दैट इज अल्फा एरर. Rejection of the null hypothesis is a conclusive proof that the alternative hypothesis is true, false, neither, both. So जब भी आप null hypothesis को reject करते हो then उसका conclusion यही होता है या फिर उसका conclusive proof यही होता है कि whether alternative hypothesis ये सही है या फिर गलत है या फिर neither मतलब दोनों भी नहीं या फिर both. सो स्टूडेंट्स, जब भी आप नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करते हो देन ऑब्वियसली आप उस समय ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करते हो, बट ये उसका प्रमाण नहीं है कि ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस ये सही है. ऑल ऑफ यू गेटिंग? दो आप उसको एक्सेप्ट करते हो बट स्टिल इससे ये नहीं प्रूफ होता है कि ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस ये सही है. दैट्स व्हाई योर करेक्ट आंसर शुड बी 3, दैट इज नीदर. मतलब ये ट्रू ही नहीं होगा, फॉल्स भी नहीं होगा, बट स्टिल आप उसको एक्सेप्ट करोगे बिकॉज नल हाइपोथेसिस को आपने रिजेक्ट किया है. ओके, 2 types of errors associated with hypothesis testing and which are type 1 and type 2. Type 2 error is committed when. So जैसे कि हमने देखा कि
जब भी आप हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हो देन उसमें दो प्रकार के एरर्स हमेशा होते हैं, वो होते हैं टाइप 1 एंड टाइप 2 एरर्स। सो टाइप 2 एरर कब आती है? जब वी रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस व्हाइल द ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस इज ट्रू। जब ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस की वैल्यू सही है बट इस समय आप नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर रहे हो, या फिर वी रिजेक्ट अ नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज़ ट्रू। अगर नल हाइपोथेसिस सही है बट स्टिल अगर आप उसको रिजेक्ट कर रहे हो, वी एक्सेप्ट अ नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज़ नॉट ट्रू। सो नल हाइपोथेसिस ये सही नहीं है और ये फॉल्स है, बट स्टिल आप अगर उसको एक्सेप्ट कर रहे हो तो, या फिर नन ऑफ दिस। सो जैसे कि हमने इसी वीडियो में देखा कि अगर नल हाइपोथेसिस सही नहीं है एंड स्टिल अगर आप उसको एक्सेप्ट कर रहे हो, देन इन दैट सिचुएशन टाइप 2 एरर आती है, एंड दैट्स व्हाई योर करेक्ट आंसर शुड बी 3. If the assumed hypothesis is tested for rejection, considering it to be true is called. So अगर assumed hypothesis यानी कि predicted hypothesis, okay, अगर आप टेस्ट कर रहे हो, okay, फॉर रिजेक्शन, ओके, फॉर रिजेक्शन के लिए अगर आप टेस्ट कर रहे हो एंड आपने ये भी कंसिडर किया है कि ये सही है, ओके, देन उस प्रकार के हाइपोथेसिस को क्या कहा जाता है? सो वेदर इट इज़ कॉल्ड एज नल हाइपोथेसिस और स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस और सिंपल हाइपोथेसिस और कंपोजिट हाइपोथेसिस। जैसे कि मैंने आप सभी को शुरुआत में ही बताया था कि रिसर्च में जो हाइपोथेसिस को टेस्ट किया जाता है वो सिर्फ नल हाइपोथेसिस है, एंड दैट्स व्हाई योर करेक्ट आंसर शुड बी 1, दैट इज नल हाइपोथेसिस। बिकॉज नल हाइपोथेसिस ये ऑब्वियसली प्रेडिक्टेड हाइपोथेसिस है ही, बट किसी भी रिसर्चर का गोल यही होता है कि वो नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करे एंड ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को वो एक्सेप्ट करे। बिकॉज नल हाइपोथेसिस उसे बताता है कि देर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन द पैरामीटर एंड इट्स अज्यूम्ड वैल्यू, बट ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस उसे बताता है कि देर इज़ डिफरेंस बिटवीन द पैरामीटर एंड इट्स अज्यूम्ड वैल्यू, एंड वी वांट द सेम एक्चुअली, एंड दैट्स वाई कोई भी रिसर्चर यही चाहता है कि वो नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करे, ओके, आफ्टर टेस्टिंग इट, एंड फिर भी वो ये भी कंसिडर करता है कि वो सही है, एंड दैट्स वाई वो उसे टेस्ट करता है कि वेदर इट इज़ ट्रू और फॉल्स। स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस इज़ द हाइपोथेसिस जिसकी वैलिडिटी बेसिकली आप सैंपल के आधार पर टेस्ट करते हो, ओके। सिंपल हाइपोथेसिस इज़ द हाइपोथेसिस जो हमें बताता है कि देर इज़ ए रिलेशनशिप बिटवीन द टू वेरिएबल्स एंड दोज वेरिएबल्स आर इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल्स, ओके। कंपोजिट हाइपोथेसिस इज़ द ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, ओके, बिकॉज इसमें आप डिपेंडेंट वेरिएबल को कोई भी एग्जैक्ट वैल्यू असाइन नहीं करते हो। सो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे पैरामीटर की एग्जैक्ट वैल्यू असाइन नहीं की जाती है, ओके, दैट्स व्हाई योर करेक्ट आंसर शुड बी 1. इफ द नल हाइपोथेसिस इज फॉल्स देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सेप्टेड? अगर नल हाइपोथेसिस फॉल्स है देन इनमें से कौन सा हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होगा? नल हाइपोथेसिस, पॉजिटिव हाइपोथेसिस, निगेटिव हाइपोथेसिस या फिर ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। सो ऑब्वियसली ऐसे सिचुएशन में आप ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करोगे, बट इसका मतलब ये नहीं है कि ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस की वैल्यू सही है या फिर गलत है। सो दिस इज नॉट द ओनली प्रूफ ऑफ that alternative hypothesis has the value true or false, but you are going to accept it because null hypothesis को आपने false ऐसे proof किया है and that's why आप उसको reject कर रहे हो. The type of test is defined by which of the following? So इनमें से कौन सा हाइपोथेसिस ऐसा है जिसके आधार पर आप टाइप ऑफ टेस्ट को डिफाइन करोगे? सो वेदर इट इज़ नल हाइपोथेसिस, वेदर इट इज़ सिंपल हाइपोथेसिस, वेदर इट इज़ ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, वेदर इट इज़ कंपोजिट हाइपोथेसिस. सो टाइप ऑफ टेस्ट का मतलब होता है कि वेदर ये टेस्ट वन टेल्ड टेस्ट है या फिर टू टेल्ड टेस्ट है, ओके, एंड ये दोनों भी टेस्ट्स बेसिकली ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस के आधार पर ही तय किए जाते हैं, बिकॉज ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस के दो सब टाइप्स होते हैं जो कि हमने पहले भी देखा है, डायरेक्शनल हाइपोथेसिस एंड नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस. सो डायरेक्शनल हाइपोथेसिस ये हमें दोनों भी चीज़ें बताता है कि रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स
एंड द डिरेक्शन ऑफ द रिजल्ट्स कि वेदर वो राइट टेल्ड के लिए जा रहा है या फिर लेफ्ट के लिए. एंड दैट्स वाई अगर डिरेक्शनल हाइपोथेसिस को टेस्ट करना है देन उसके लिए आप वन टेल टेस्ट को करोगे. बिकॉज वन टेल्ड टेस्ट ये सिर्फ एक ही टेल में जाती है, मतलब एक ही डिरेक्शन में जाती है, वेदर राइट या फिर लेफ्ट या फिर पॉजिटिव या फिर निगेटिव. एंड दैट्स वाई ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस के आधार पर आप ये डिसाइड करते हो कि आपको कौन सी टेस्ट करनी है. एंड अगर नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस है जिसमें आप सिर्फ रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स इसी चीज़ में इंटरेस्टेड हो, अगर आपको इस चीज़ में कोई भी स्टडी नहीं करना है कि वेदर रिजल्ट्स किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, देन उस समय आप टू टेल टेस्ट को करोगे जिसमें दोनों ही साइड में यानी कि लेफ्ट एंड राइट दोनों भी साइड्स में आप टेस्टिंग करते हो एंड इसमें कोई भी डायरेक्शन की बात आती नहीं है. एंड दैट्स वाई द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 3, दैट इज ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस. एंड बाकी के ऑप्शंस नल हाइपोथेसिस, सिंपल हाइपोथेसिस, कंपोजिट हाइपोथेसिस, ये सारे ऑप्शंस एलिमिनेट हो जाते हैं. ओके, so students, thank you for watching this session. I hope all of you understood everything whatever I have described to you or discussed with you. But still if you have any doubts आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो.